हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, टॉक शो श्रृंखला में हम लगातार अफगानिस्तान पर बात कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान के साथ हम सीरिया पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पर खास तौर से जो आईसिस का साम्राज्य था और बाकी जो सारी बुराइयों की जड़ थी या रावण पैदा हुए थे, उसके भी 10 वर्ष हुए हैं। इन्हीं सब बातों पर और खासतौर से आज भारत ने तालिबान से ऑफिशियली बात की, इस बात को एक्सेप्ट किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, और जो बातें हुई उसका भी खुलासा किया। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आराधना तलवार। आराधना तलवार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत कैसे शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया ताकि हम चर्चा कर सकें फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आजकल चल रहे हैं। हमारे दर्शक अब डॉक्टर आराधना तलवार से काफी हद तक वाकिफ हैं कि वो रिसर्चर हैं, विदेश नीति की विशेषज्ञ हैं, बैंगलोर से ऑपरेट करती हैं और काफी उनकी जो स्टडीज और रिसर्चेस हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। तो ज्यादा गहराई में न जाते हुए परिचय की हम सीधे आते हैं मुद्दे पर कि जैसे कि मैंने कहा, एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीरिया के अंदर जो घटनाएं घटी थी पिछले 10 साल में, उनका एक थोड़ा सा खुलासा, और कैसे फिर उसमें से आईसिस का लिंक निकलता है, कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि उसके लिए एक फर्टाइल लैंड का काम करती है। इन्हीं सब बातों पर जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले, आपने कहा कि शायद 10 साल हो गए सीरिया की वॉर के। पहले दर्शकों को जरा सी उसकी एक बैकग्राउंड बताइए कि लोग शायद भूल गए होंगे, क्योंकि यादाश्त आजकल थोड़ी सी कमजोर हो जाती लोगों को। तो जरा सा एक पृष्ठभूमि बना के उसको जरा डिटेल में हमारे दर्शक मित्रों को बताइएगा। जी जी। सीरियन जो वॉर है, इनको काफ़ी लोग सीरियन सिविल वॉर भी कहते हैं, जी। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जी। ये शुरू हुई थी मार्च 2011 में, जो जी। एग्जैक्टली 10 साल हो चुके हैं अभी। जी। ये एक हिस्सा था वाइडर अरब अपराइजिंग या अरब स्प्रिंग, हम्म। जो हम्म। उस समय शुरू हुआ था वेस्ट एशिया में। कुछ लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, लेकिन मैं वेस्ट एशिया वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि इंडिया की जो साउथ ब्लॉक है, जी। हमारे लिए वो वेस्ट एशिया रीजन है, जी। जिसको पॉपुलरली ऑफ कोर्स वेस्ट भी मिडल ईस्ट कहता है। जी। तो सीरिया एक कंट्री है उधर वेस्ट एशिया में। ये अरब अपराइजिंग शुरू हुआ था टूनिशिया में, जो एक हम्म। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, मगरेब कंट्री है। हम्म। एंड वहाँ से शुरू होते होते ये स्प्रेड हुआ था इजिप्ट में, लीबिया, यमन एंड सीरिया में। जी। सीरिया अलग केस हो जाता है बाकी देशों से, क्योंकि क्या है कि उधर वो अरब अपराइजिंग शुरू होके ख़त्म भी हो गए थे। कई जगह तख्त बदली थी, रजीम बदले थे, टॉपल हुई थी लीडरशिप। हम्म। लेकिन सीरिया ऐसा देश है जहाँ 10 साल हो गए और ये वॉर अभी तक चल रही है। इसको कॉन्फ्लिक्ट ही कह सकते हैं आप, एक तरह से 10 साल हो चुके हैं। ये अरब अपराइजिंग का हिस्सा था सीरिया भी, और बाकी देशों की तरह जैसे टूनिशिया ले लीजिए। सीरिया में ये प्रोटेस्ट बहुत लोकलाइज था पहले स्टार्टिंग में। इट वाज बेसिकली प्रोटेस्टर्स चाहते थे कि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, जी। हाँ, उनके कंट्री में। और ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट पेजेंट्रीज जो सेक्शन है सीरिया की, वहाँ से शुरू हुई थी। दरा करके एक जगह है जहाँ एंटी रेजिम ग्राफिटी बनाई थी बच्चों ने, जी। उनको गिरफ्तार किया गया था, टॉर्चर, वहाँ से पूरा ये शुरू हुआ था सिलसिला, जो अभी तक चलता आ रहा है। अब ये लोकलाइज प्रोटेस्ट ये यूनिक केस बन जाता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो लोकलाइज था, ये कन्वर्ट हो गया एक इंटरनेशनल क्राइसिस में, एक हम्म। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आई वुड से। और मैं इसलिए इसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत देशों की, एक्सटर्नल एक्टर्स की भूमिका रही है। तो जैसे मैंने कहा दर्शकों को, पहले लोकलाइज था, लोग सिर्फ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहते थे। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे आ गया, जहाँ वो चाहते थे कि रेजीम हट जाए और एक तरफ का रेजीम चेंज हो जाए, टॉपल हो जाए। और ये पूरा स्प्रेड होता गया डमास्कस, हमास, एलेपो, हमा सॉरी, ये सारी जगहों में, जो काफ़ी लार्ज सिटीज़ हैं सीरिया की, और ये पूरे देश में फैल गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट दर्शकों को मैं समझाना बताना चाहती हूँ कि ये सिविल वॉर जो है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें देश इन्वॉल्व हो गए अपने अपने स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से, जैसे हम अफगानिस्तान में देखा ये हुआ, हमने सिविल देखा वॉर है। क्यों हुआ था? उसके पीछे क्या कारण थे? जी। क्या मुद्दे इसका थे? विषय ये है। जी,
सीरिया एक कंट्री है जहाँ मेजॉरिटी है सुन्नी पॉपुलेशन, हम्म में कुछ सेक्शन शिया के भी हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग रेजीम है, बशार अल असद जो उनके प्रेसिडेंट हैं, ये एलावाइट सेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि पहले से ही सीरिया रडार में था, वहाँ के जो कंट्रीज हैं, रीजनल कंट्रीज, कि वो चाहते थे कि कोई सुन्नी रेजीम आ जाए हम्म और हम्म एलावाइट हम्म रेजीम जो माइनॉरिटी रेजीम है ये हम्म हट जाए। हम्म यहाँ से भूमिका निकलती गई और ये सिविल वॉर इसलिए हो गया क्योंकि विद इन सीरिया फैक्शंस बन गए, जैसे जी जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए तो काफी विजिबल हो गया। एक तरफ आपका सीरियन रजीम हो गई बैक्ड बाय सीरियन आर्मी, और दूसरी तरफ आपके सीरियन फैक्शंस बन गए थे जो रिबेल्स थे, प्रोटेस्टर्स थे रजीम के अगेंस्ट, उनका एक गुट, एक ग्रुप बन गया था। जी इसीलिए ये कंट्री डिवाइडेड, पोलराइज हो गई थी विद इन द सीरियन बॉर्डर्स। इसीलिए इसको सिविल वॉर का नाम दिया गया, क्योंकि ये जी आपस में ही वॉर शुरू हो गई थी। जी लेकिन मोर देन सिविल वॉर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बना। जैसे मैं भी वही एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगी अफगानिस्तान और सीरिया के बीच, जहाँ रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, आई वुड से। एंड एक्सटर्नल एक्टर्स में आई एम डिफाइन करूंगी कंट्रीज एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों। सीरिया में जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, यूएस का काफी रोल रहा है और रशिया का रोल रहा है, ईरान, टर्की, ये सारी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, और इनके काफी रोल रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बन गया आपका असाद रेजिम, बैक्ड बाय रशिया एंड चाइना एंड हम्म ईरान। अब रशिया का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट रहा है इस वॉर में क्योंकि रशिया के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, हम्म टार्टस एक जगह है सीरिया में, और वहाँ की नेवल बेसिस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो रशिया के सीरिया में। अब नेवल बेसिस इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है, रशिया की जो नेवल शिप्स हैं, जो नेवल उनकी बॉर्डर्स हैं नेवल, वो सर्दियों में फ्रीज हो जाती हैं। हम्म इसीलिए उनको मेडिटेरेनियन सी में जो नेवल बेस है वो 12 मंथ्स का मिल जाता है। इसीलिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस है सीरिया में, और मिलिट्री बेसिस भी हैं। इस वजह से उन्होंने रेजीम को बैक किया था ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 10 साल में। ओपनली देखिए बहुत मुश्किल है किसी भी कंट्री का ऐलान करना, लेकिन ये सब अंडरलाइन एनालिसिस हैं जो भी 10 साल में हुए हैं। अब ईरान का रोल आ जाता है, वो भी सीरिया की रेजीम की तरफ लीनिंग्स उनकी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजी उस रीजन की ऐसी है, उन्होंने हमेशा बैक किया रेजीम को। ऑन दी अदर हैंड आप देखें यूएस है, यूएस जब वॉर में घुसा था वो बेस एंटी रेजीम था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो अप्रोच है वहाँ बदलती गई और वो आईएसआईएस के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब अगर हम देखें अब यूएस का ISIS बीच में आता है तो ये कहाँ से निकलता है? जी, मैं वही लिंक लाने वाली थी क्योंकि अफगानिस्तान में भी आपका आईएसआईएस खुरासान है। तो जी क्या हुआ है कि सीरिया में जब इतनी सारी फैक्शंस लड़ने लग गई, तो जो आपकी नॉर्दर्न सीरिया है वहाँ है टर्की डोमिनेटेड सपोर्ट, टर्की का सपोर्ट आपके फैक्शन ग्रुप्स को। नॉर्थ ईस्ट में जो आपका सीरिया का जो नॉर्थ वेस्ट साइड है बॉर्डर, उस साइड है आपके हार्ड लाइनर ग्रुप्स जो रेजिम के अंडर अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में है कुर्दिश फैक्शंस और हम्म अरब फैक्शंस, वो वो कहते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इराकी साइड में कुर्स काफी हैं। जी, मैं उसी साइड से आ रही हूँ, वो लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो ये सब बेसिकली अपने अपने टारगेट्स में लड़ रहे हैं। और आपके ईस्टर्न सीरिया में है आईएसआईएस, जो उधर फैला था 2014 में मैं इन दर्शकों द को मिडल थोड़ा ऑफ। ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि लोगों ने आईसिस का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मेरी नॉलेज के हिसाब से इसकी शुरुआत ISI के हिसाब से हुई थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, और बाद में जब इसमें सीरिया भी ऐड हो गया तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मिलके ये बनते हैं ISIS। एम आई राइट आराधना जी? जी, इसमें सर एक है इस्लामिक स्टेट ऑफ, आईएसआईएल भी बोलते हैं, इस्लामिक हम्म स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट। तो हम्म मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि लेवांट एरिया में आता है आपका सीरिया, और हम्म बाकी उस साइड के रीजन जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में है, तो काफी नाम से, लेकिन रीजन में उसको दाइश बोला जाता है, अरबिक हम्म में दाइश हम्म प्रोनाउंस किया जाता है।
तो आईएसआईएस का यहाँ से शुरू हुआ 2014 से, सीरियन वॉर के दौरान, जो आईएसआईएस लड़ रहा था रेजीम के अगेंस्ट, सीरियन रेजीम के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, और जो वेस्टर्न कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी सीरिया में, तो वहां से पैदा हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आईएसआई उससे पहले से ही ओरिजिन है, 99 में। ओके 99 में आईएसआईएस पैदा हुआ था एज अ वेरी स्मॉल ग्रुप अफिलिएटेड टू अल कायदा। ओके जी, तो इनका ओरिजिन अगर ये ट्रेस एक्चुअली अपना कई बार 99 को करते हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉल स्केल में ऑपरेट करते थे। 2014-13 लेकिन के ये उस दौरान, समय एक ये ब्रेकअवे ग्रुप था वहां से, जो जी जी, पाकिस्तानी नहीं जनरेटेड जो थे जी। ये बहुत छोटा ग्रुप था, और इनका जो बोलते हैं इवॉल्व ये हुआ है, जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल यूएस इन्वेजन जो हुआ है अफगानिस्तान, यूएस इन्वेजन कह लीजिए, या यूएस की जो प्रेजेंस हुई है अफगानिस्तान में, उस दौरान ये इवॉल्व होता गया ग्रुप। उसके बाद इनकी सेकेंड इवॉल्विंग स्टेज आई है जब इराक पे यूएस ने हमला किया था। हम्म। वहां इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो है आपकी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इराक, देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, इराक और सीरिया बॉर्डर स्टेट्स हैं। तो सीरिया के जो ईस्टर्न साइड में है इराक, जी इराक का बॉर्डर है, तो उन प्रोविंसेस में मोसुल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, सिटी है नॉर्दर्न इराक में। तो वहां से ये फिर इवॉल्व हुए थे यूएस के इन्वेजन के वक्त, एंड इनकी 2014 में, 13 या 14 में थर्ड स्टेज आई थी इवॉल्विंग की, जहां इन्होंने सीरिया में अपना बेस बढ़ाया, एक्सपैंड किया। बेसिकली इराक से आके इन्होंने सीरिया में भी अपना ऑपरेशंस एक्सटेंड किए थे। अब यहाँ से अगर मैं देखूं, इनकी और रीजनल चैप्टर जो बना था वो था अफगानिस्तान में, जो हाल फिलहाल में लास्ट वीक उन्होंने हमला किया था काबुल एयरपोर्ट पे, ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। आईएसआई खुरासान उसको कहते हैं। अब इसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आईएसआईएस लेवांट, और आईएसआईएस खुरासान है अफगानिस्तान में। अब खुरासान एक एरिया का नाम था, पुराना रीजन था, जो नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, आपका सादर्न तुर्कमेनिस्तान एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये पूरा मिला के एक खुरासान एरिया बनता था। तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने आईएसआईएस खुरासान दे दिया, जो रीजनल चैप्टर है आईएसआईएस का, जो सीरिया और इराक में ऑपरेट करता है। लेकिन जी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनका लिंक है या नहीं, क्योंकि काफी फाइटर्स जरूर आए हैं सीरिया से यहाँ लड़ने, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन शेयरिंग इंटेलिजेंस इनका कोई क्लैरिटी है नहीं कि इनकी अभी तक, दे आर नॉट ऑफिशियली, कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब सीरियन वॉर पे अगर मैं आऊं, और फिर मैंने जब अब दर्शकों को मेंशन कर ही दिया लिंक, तो मैं जरूर आईएसआईएस खुरासान की तरफ लेके जाऊंगी। सीरियन वॉर में एक्सटर्नल एक्टर्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है, जैसे मैंने कहा है टर्की, क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया में लोकेटेड, नॉर्दर्न सीरिया का बॉर्डर एरिया से ऊपर नॉर्थ ऑफ सीरिया में लोकेटेड है। टर्की की अपनी इंटरेस्ट रहे हैं सीरियन वॉर में, टू कंट्रोल द कुर्दिश फैक्शंस। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि टर्की में कुर्ड्स जो हैं वो रेजीम से काफ़ी, रेजीम उनको काफ़ी सस्पेक्ट प्रिजन से देखती है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो इसीलिए उनका मानना ये है कि सीरिया में काफ़ी उनको शेल्टर मिलता गया है कुर्दिश फैक्शंस को, पीकेके को भी। तो इसलिए उन्होंने हमेशा से सीरियन वॉर को अपने सिक्योरिटी एंगल से देखने की कोशिश की है। कुर्दिश भी अपने होमलैंड की हमेशा डिमांड करते रहे हैं, देखा जाए तो अलग जी से। जी जी, जी कुर्ड्स एक पॉपुलेशन है, एथनिक ग्रुप है, जो फैला हुआ है सीरिया, इराक एंड आपका जी टर्की में। जी तो एक क्रेसेंट बनता है इसका, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इतना एरिया उनका खुद का एक होमलैंड बने, बिकॉज ऑफ विच उनकी रेजीम के साथ हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं। हाँ, एथनिक ये आइडेंटिटी है उनकी। जी जी, ये करके सीरियन वॉर एस्केलेट हुआ है। सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन 2015 से रशिया का रोल ज्यादा बढ़ता गया है सीरियन हम्म वॉर में। एक मिडल ईस्ट पॉलिसी जो यूएस की बदली थी 2015 में, और अभी तक हाल फिलहाल में डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस फ्रॉम सीरिया, रिट्रेट किया है उन्होंने अपना, और उस हिसाब से रशिया का रोल काफी ज्यादा बढ़ता गया है सीरियन वॉर में। तो अभी कहते हैं कि अगर हम 10 इयर्स के एनालिसिस करें तो रशिया हैज बीन द क्लियर विनर इन द वॉर, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि रेजीम ने अब
10 साल बाद काफ़ी एरियाज अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया, बट काफ़ी मेजर एरियाज उनकी टेरिटरी में आ चुकी है। और आईएसआईएस वीक हो गया था सीरिया में 2017 के चलते हुए 2019 में। इनफैक्ट कहते हैं कि 2% एरिया ही रहा था उनका 2019 के दौरान, और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो गई थी रशिया की मिलिट्री एयरफोर्स जो रेजिम को सपोर्ट कर रही थी। तो ये है बहुत ऊपरी ऊपरी आइडिया एक सिविल वॉर का सीरियन का, जो मैं दर्शकों को एकदम सिंपल तरीके से कहना बताना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा रिपरकशन रहा है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। सीरिया की जो रिफ्यूजीज हैं, कहते हैं ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारे टाइम का। देश जो है उसकी 60% पॉपुलेशन डिस्प्लेस मतलब रिफ्यूजीज बन चुकी है। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री डिवास्टेटेड है। 13 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, और इसमें कोविड के चलते हुए इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि जुलाई में पिछले महीने 10 साल हुए हैं तो यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया ह्यूमैनिटेरियन एड का, जिसमें उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड जो क्रॉस पॉइंट्स हैं टेरिटरीज के, वहाँ से सीरियंस को देना चाहा है। तो ये एक एंगल है सीरियन वॉर का। अब मैं यहाँ से अगर मैंने बिकॉज आईएसआईएस मेंशन किया है, तो आईएसआईएस खुरासान एक लिंक वहाँ से है। और मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये ऐसी एक लाइन में सिचुएटेड, अगर आप मैप देखें तो दे वेरी वेरी कनेक्टेड। तो कई बार ड्रॉ किए जाते हैं पैरेलल्स बिटवीन सीरियन वॉर एंड अफगानिस्तान वॉर। वहाँ का कॉमन एंगल है आपके रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, कि कैसे एक देश जो वंस प्रॉस्परस कंट्रीज होती थी आज डिवास्टेटेड हैं बिकॉज ऑफ जो भी आज तक चलता आया है वहाँ के वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का। इधर से मैं कहूँगी आईएसआईएस खुरासान के बारे में, जो आपने मुझे पूछा था कि मैं इसको एक लिंक बना दूँ। तो यहाँ से आईएसआईएस खुरासान आप देख सकते हैं कि आईएसआईएस के एक रीजनल चैप्टर है, कहते हैं अफगानिस्तान में। आईएसआईएस खुरासान भी एग्जिस्टेंस में आया है 2014 के आसपास। जी जी। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। कहते हैं कि ये बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान एरियाज में रहते थे, वो फाइटर्स जो हैं उन्होंने डिफेक्ट करके अपना एक ग्रुप बनाया है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर इस्लाम के साथ लश्कर जांगुई, आपके जो उइगुर्स जो हैं, उज़्बेकिस्तान मूवमेंट वाले जो ग्रुप्स हैं, इनके साथ इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग संगठन बना के आईएसआईएस खुरासान पैदा किया। अब इसका रीज़न ये है कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है 2014 में, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ थे जनरल रहीस शरीफ, उन्होंने जी एक ऑपरेशन शुरू किया था वजीरिस्तान में, जहां से काफ़ी लोग जो इनके लीडर्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ फैक्शन ने पीस के लिए पीस की तरफ बढ़ने लग गए थे एंड दे वर ओपन फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान आर्मी। लेकिन कुछ सेक्शन थे विद इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टॉक्स नहीं चाहते थे, दे वर मोर हार्डलाइनर्स, क्योंकि उनको उनको जिहाद, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने बिल्कुल अपने प्रिज्म से सोचा एंड दे वर नॉट ओपन फॉर पीस। ये फैक्शन डिफेक्ट यहाँ हो पे गया। मैं दर्शकों को ऐड करता हूँ कि जब वजीरिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल वेस्टर्न सीमा पे जब आप आते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और उसके नीचे एक फाटा का एरिया आता है। फाटा के एरिया के जो बॉटम पे जाएंगे तो आपको अगर गौर से आप देखें, कभी मैं नक्शा दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, कि नीचे दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं या जो दो डिवीजन्स आते हैं, एक शब्द नॉर्थ वजीरिस्तान है और एक साउथ वजीरिस्तान है, जिसके अंदर नॉर्थ में मीरान शाह नगर कुछ ऐसा एक जगह है जहां से जो हेडक्वार्टर था हक्कानी ग्रुप का। जस्ट फॉर रिमाइंडर। जी जी, जो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया इसी दौरान, फाटा स्वॉट एरिया, ये ट्राइबल एरियाज हैं बेसिकली। जी जी और ये मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, वो डूरन लाइन को मानते नहीं है जो डिवाइड करती है अफगानिस्तान पाकिस्तान को। जी। उनको लगता है ये इम्पोजिशन है उनके ट्राइबल क्लैन को डिवाइड करने का। तो यहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कुछ फैक्शंस थे जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ना चाहते थे और पीस नहीं चाहते थे, और इन्होंने बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर अपना एक बनाया है आईएसआईएस खुरासान। इसकी ज़्यादातर प्रेजेंस ईस्टर्न अफगानिस्तान में थी पहले, और बॉर्डर एरियाज में जो पाकिस्तान के साथ हैं।
इनकी वहां से ऑपोजिशन हुई है तालिबान के साथ, क्योंकि ये स्मगलिंग जो होती थी बॉर्डर एरियाज में एक्टिविटीज, इस पे जो रेवेन्यू और कंट्रोल था इनके आपस में यहाँ से शुरू हुई है इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स। इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑल्सो फिर इनका प्रेजेंस अभी हाल फिलहाल में नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान में भी फैल जी। गया था। अब इंटरेस्टिंग बात, अब काफी लोग ये भी सोचते हैं कि इनमें और तालिबान में फर्क क्या है, आधे सेम या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं और ये लड़ क्यों रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि तालिबान और आईएसआई खुरासान की डिफरेंसेस हैं दोनों आइडियोलॉजी और टैक्टिक्स में। आइडियोलॉजी इसलिए क्योंकि आईएसआई खुरासान क्रिटिसाइज करता है तालिबान को, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म यूज करता है वो, मुल्ला ब्रैडली प्रोजेक्ट मुल्ला तालिबान के लिए। मुल्ला मुल्ला ब्रैडली प्रोजेक्ट ओके, मुल्ला ब्रैडली प्रोजेक्ट। उनकी, जी, उन इसका ये मतलब है, वो ये कहते हैं कि तालिबान एक प्रॉक्सी है यूएस की अफगानिस्तान में, विच इज व्हाई दे कॉल देम मुल्ला ब्रैडली प्रोजेक्ट। और वो सॉफ्ट है उनके प्रति, ये भी कहते हैं। जी, उनके जी हिसाब से जी तालिबान सॉफ्ट है जी वेस्ट के अगेंस्ट, जिन्होंने उनके देश पे इन्वेजन की थी, और वो तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं टू फॉर पीस जो अपनाने के लिए एज अ तरीका टू डील विद द वेस्ट, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिहाद तालिबान ने अबैंडन कर दिया है एंड दे नीड टू बी मोर रेडिकल। तो इनका आपस में देखिए आइडियोलॉजिकल क्लैशेस इस पे आते हैं। आइसिस खुरासान जो दूसरा है है ज्यादा रेडिकल है, ज्यादा एक तरह से बहुत क्या ज्यादा, कहते हैं, आईएसआई फैनेटिक है। खुरासान, हाँ, जी, ज्यादा ज्यादा रेडिकल। रेडिकल है। जी जी एंड वो ज्यादा क्रिटिकल हुआ है तालिबान को लेके जब से उन्होंने दोहा टॉक्स की हैं यूएस जी के साथ। जी जी दूसरा है मिलिट्री, और दूसरा है टैक्टिक्स में जो डिफरेंस है दोनों के ऑपरेशंस में। आईएसआई खुरासान ज्यादा रेडिकल है अपने वायलेंस में, एक्सट्रीमिज्म में। दैट इज देयर वे टू सिग्नल और सेंड अ मैसेज अबाउट व्हाट आईएसआई खुरासान इज। तो उनकी जो, अगर आप देखें टारगेट एरिया, ज्यादातर माइनॉरिटीज रही हैं अफगानिस्तान में। शिया माइनॉरिटीज पे हमला, हजारा कम्युनिटी हजारा पे के ऊपर हमला, काफी हमले हुए हैं। हजारा कम्युनिटी पे, जी, गुरुद्वारा पे हमला हुआ है। अब पिछले साल की बात है, अप्रैल 2020 में उन्होंने एक हॉस्पिटल में काबुल में अटैक किया था, मेटर्निटी वार्ड में, जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सेस को मारा गया था। तो उनका ये तरीका, ये बहुत बहुत एक एक्सट्रीम पकड़ते हैं, नॉट दैट बहुत तालिबान बहुत का भी ज्यादा अच्छा है, ब्रूटल है वो लोग। पर ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है अपने अप्रोच में। तो ये फर्क है इनकी अप्रोचेस में, और ये इसलिए ये ग्रुप्स अलग हैं और ये लड़ते हैं अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पे नया एंगल जो आता है, तालिबान राज आया तो कुछ सुना है कि आईसिस ने विस्फोट भी किए खुरासान ग्रुप ने ही, कई लोगों की मौत भी हुई एयरपोर्ट पे। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। पर आज कुछ दो तीन डेवलपमेंट ऐसे हुए जिसने थोड़ा मुझे भी चौंका दिया एक्चुअली। थोड़ा मैं शॉक में भी आया। एक तो है कि अमेरिका का तो ठीक है, विदाई पूरी हो गई, लेकिन साथ में तुरंत उन्होंने अपनी एम्बेसी को अबेंडन कर दिया और कहा कि हम यहाँ पर अपना राजदूतावास नहीं चलाएंगे, एम्बेसी नहीं चलाएंगे। विल ऑपरेट फ्रॉम कतर एंड देयर विल नॉट बी ए डायरेक्ट एड फ्रॉम अमेरिका टू अफगानिस्तान। If it comes from through UNO or some other agencies, then it's fine. But as a country, we will not give the direct aid to this one. ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक गन से आजादी तो हासिल कर ली तालिबान ने, पर उसके बाद सेकंड चैलेंज अब इकोनॉमी का आता है उनका। जी, और एक बिना इकोनॉमी के, क्योंकि उनकी तो सारी सरकारी अमेरिकन ग्रांट्स पे चल रही थी पहले, तो अपना तो कुछ रेवेन्यू है ही नहीं उनको। जी, तो अल्टीमेटली गन से इकोनॉमी तो नहीं चल सकती ना। जी, तो फिर कैसे चलाएंगे फिर? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं उभरेंगे, बैंकों के सामने कतारें लगी हुई हैं, आईसिस के खतरे अभी भी जारी हैं। और जी, यहाँ पर फिर अब वो शांति की बात करना शुरू हो गए हैं, लेकिन दूसरी साइड में वो हेलीकॉप्टर से लोगों को भी लटका रहे हैं, वो भी सीन निकल कर आ रहे हैं। तो एक तरह से पैराडॉक्स नजर आते हैं इनके जो कैरेक्टर में या बिहेवियर में कहा जाए। उसको कैसे देखते हैं आप? जी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लाया है ये, और ये सोचने वाली बात है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी, हम लोग भी काफ़ी टाइम से यही रिसर्च कर रहे हैं कि यूएस चला गया, यूएस की असिस्टेंस डायरेक्ट आएगी नहीं अभी अफगानिस्तान में, क्वेश्चन मार्क है देगा कि ही वहाँ की नहीं, देगा इकोनॉमी ही नहीं। देगा नहीं, वो जरूर बिल्कुल नहीं देगा। और
तालिबान की जो अपनी इकोनॉमी है वो एक कंट्री और देश को सस्टेन कर ही नहीं सकते। वो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उनके पास इतनी, देखिए वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, उनके पास गवर्नेंस कंट्रोल उनका हमेशा से जीरो रहा है। उनका हमेशा तरीका वायलेंस रहा है और अपना पावर और कंट्रोल सस्टेन करना। लेकिन एक आपने कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की है, दोहा, कतार। कहते हैं कि इन सब में कतार विल टर्न आउट टू बी बिगेस्ट प्लेयर अभी, जो प्रिडिक्शंस कह रहे हैं यूएस के बाद अफगानिस्तान में। देखिए मुझे नहीं पता कि कतार अफगानिस्तान का क्या रोल रहेगा इकोनॉमिकली, लेकिन कतार की जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना, सीरिया में, लीबिया में ले लीजिए, टूनिशिया में ले लीजिए, इट इज़ द लार्जेस्ट अरब इन्वेस्टर पर्शियन गल्फ में। अब अगर हम मैं अफगानिस्तान की तरफ आऊँ तो कतार के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं तालिबान के साथ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तालिबान का जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है वो दोहा में कतर, है। दोहा में ही। जी। कतार, जो कतार में है, दोहा में। दोहा तो ही अमेरिका का एयरबेस भी। जी, और वहीं अमेरिका का एयरबेस भी है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। जी। और ये जितनी इवैक्यूएशन आई हुई है, ये कतार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने उनको ट्रांजिट पॉइंट्स दिया, वहां से इवैक्यूएट किया। मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट बताना चाहूंगी, थोड़ा सा जी। डिविएट करके। जी। जो कतार के एम्बेसी एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, सुनने में आया कि जब वो इवैक्यूएट कर रहे थे तो लोग डिफरेंट डिफरेंट देश के एम्बेसीज उनको फ़ोन कर रहे थे, कतारी एम्बेसी को, कि हमारे नेशनल्स को वहाँ से निकालो। वो एक बसेस में बैठा के लोगों को पर्सनली, कतार का जो एम्बेसडर है वो उन बसेस को साथ में चल के जो तालिबान के चेक पॉइंट्स हैं वहाँ से पास करवा के काबुल एयरपोर्ट तक सेफली पहुँचाया है। तो आप ये देखिए कि ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, जो हमें वैसे समझ आ रही है कि कौन कौन से देश वहाँ अब ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स ये सोच सकती हूँ कि हो सकता है कि कतार इन्वेस्टमेंट्स कर लें, क्योंकि इस वक्त कतार डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस कंट्रीज, क्योंकि ये एक उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है टू सस्टेन द रेजीम। तो ये एक हो सकता है मे बी जहाँ कतार का कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट है, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन मार्क है, अभी बहुत जल्दी है कुछ बोलना कि लेकिन इनकी आराधना इकोनॉमी जी, कैसे। कोई भी कंट्री सिर्फ ग्रांट्स पर नहीं चल सकता, उसको अपना जी रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा। इवन बिल्कुल भूटान जैसा कंट्री जो बहुत बिल्कुल। छोटा है, वो भले ही उसको बहुत सारे कंट्री ग्रांट देते हैं, इंडिया बहुत सारा ग्रांट देता है उसको, जी पर अल्टीमेटली उसे अपना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट 90s के दौरान भी जब ये तालिबान 1.0 आया था, आप देखिए पॉवर्टी लेवल कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी अफगानिस्तान में, क्योंकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने पहले ही दर्शकों को कहा, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगी। हम्म। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त सोचना। और आपने बहुत अच्छे से रेलिवेंटली उठाया है कि इसकी इकोनॉमी चलेगी कैसे। जी। अ, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आवाज आ रही हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा था टेक्निकल। अच्छा, एक लास्ट मुद्दे पे आते हैं। आपके समय की बाध्यता की भी इज्जत करनी है। वो ये है कि आज भारत ने पहली बार तालिबान से बात की। अब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर जो तालिबान से बात करने के लिए एडवोकेट कर रहे थे सरकार को, शायद कह रहे थे, उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज भी हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, और बड़ी संख्या में कई लोगों के खिलाफ तो कई प्रदेशों में केस दायर कर दिए गए कि आप तालिबान जैसे आतंकवादी गुट के साथ बात करने की सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन हमने अपने कॉलम्स में और एपिसोड्स में हमेशा ये बात कही कि भारत के पास शायद अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सामने अब एक सॉवरीन गवर्नमेंट होगी, आपके एक सरकार होगी। आप हो सकता है किसी गुट से बात ना करें, उससे हो सकता है कि किसी किस्म के आप प्रतिबंध भी लगा दें, लेकिन सरकारों के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? सरकारों के साथ तो कहीं ना कहीं, अगर पूरी नहीं तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो आपको रखनी पड़ेगी ना। और वो तब जबकि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट वहां पर अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो आपने 3-4 बिलियन डॉलर वहां पे खर्च किए हैं। वहां पर सलमा डैम बनाया, पार्लियामेंट बनाई, स्कूल बनाए, हाईवे बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, डिस्पेंसरी बनाए, क्या नहीं किया वहां पर?
तो इंडिया के इंटरेस्ट हैं। अगर बात ही नहीं करेंगे तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे फिर? आज इंडिया ने बात की अल्टीमेटली, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया का हमेशा से एक स्टैंड रहा है तालिबान को लेके, ये बहुत प्रैग्मेटिक स्टैंड रहा है और सही है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, और अपने हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अपार्ट, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो इस वक्त हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिस्टर जयशंकर, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजय डोवाल जी, इन्होंने हमें काफ़ी टाइम से अभी ये मीटिंग्स कर रहे हैं हाई लेवल पे अफगानिस्तान इशू को लेकर। और सबसे सेंट्रल कंसर्न या कोर पॉलिसी जो है वो ये है कि इंडियंस को कैसे सेफली वापस लाना है, रिपैट्रिएशन, जो हमारे इंडियन नेशनल्स फंसे हैं। अभी लास्ट वीक की बात है, इन्होंने, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि 20 इंडियंस अभी भी हैं इन स्पाइट ऑफ इवैक्यूएशन। नंबर बढ़ती गई है, अभी कह रहे हैं कि 200, अराउंड अबाउट 200 इंडियंस अभी भी अफगानिस्तान में हैं। बल्कि और ज्यादा सेफ है। पैसेज बहुत जरूरी है। ज्यादा है। ज़्यादा है, वही मैं ये कह रही हूँ कि ऑफिशियली अगर इतना है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न इंडिया को ये है कि अफगानिस्तान सॉइल अगर तालिबान आ गया या ना रहे, बट दैट शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट ग्रुप। अब मैं ये बताना चाहूँगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। रियलिज्म का मतलब है यथार्थ, जैसे सच्चाई, जो आपके सच्चाई है, वन कम्स टू टर्म्स। अब तालिबान आए ना आए वो हमारी डिबेट नहीं हो सकती, अब आ चुका है, वो हमें एक रियलिटी है जो इंडिया को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और हमने की है पहले से ही। सो इंडिया वॉज रेडी कि आना है तालिबान ने, और अगर आएंगे तो हम क्या अप्रोच रखेंगे। पहले ही काफ़ी सेक्शंस जो हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनका हमेशा से मानना है कि इंडिया जो 90s में अप्रोच ली थी ऑफ नॉट टॉकिंग टू पाकिस्तान तालिबान, वो अभी वैलिड नहीं हो सकती, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक स्टेक्स बहुत हाई हैं अफगानिस्तान में। तो पॉलिटिक्स अपार्ट, अगर मैं फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के एंगल से देखूं, ये नेशनल इंटरेस्ट और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, रियलिज्म कहते हैं इसे, कि यू कम टू टर्म्स एंड यू डील विद इट। और हम अपने नेबर्स भी बदल नहीं सकते, हम अपने बॉर्डर्स भी बदल नहीं सकते, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। जो हम बदल ही नहीं सकते, तो हमें ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम करें क्या और हाउ कैन वी डील इट। तो तालिबान से डील करना, बातचीत करना, देखिए, इंडिया ने वेट एंड वॉच पॉलिसी रखी बिफोर कमिटिंग एनीथिंग और क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी, कह सकते हैं बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी इंडिया ने अपनाई है। और बिफोर कमिटिंग ऑल्सो, की रिकग्निशन दें ना दें, दैट इज सेकेंडरी। फिलहाल इंडिया टॉक्स कर रहा है, और आज ही न्यूज़ आई है जहाँ तालिबान ने अप्रोच किया था अगेन कतार के थ्रू इंडियन लीडर्स को, इंडियन लीडरशिप को, दोहा में टॉक्स करने के लिए। और इंडिया का कंसर्न ही तालिबान के साथ ये है कि हमारे नेशनल्स सेफली वापस आ जाएं, और जो भी अफगानिस्तान के जो नेशनल्स हैं वो भी सेफली इंडिया में आ सकते हैं। मैं जैसे वही कहना चाहूँगी, अगेन आई समराइज इट, कि ये बहुत रियलिज्म है। आजकल का टाइम बदल चुका है, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी प्रिवेल्स ओवर एनी सॉर्ट ऑफ पैरामीटर और फैक्टर। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, बड़ी बेबाक बातचीत रही और आपके सामने एक जो पूरा जो पिक्चर है, खासतौर से 10 साल जो सीरियन वॉर के थे, फिर आईएसकेपी का और बाकी जो लिंकेजेस है सारी की सारी, वो डॉक्टर आराधना ने आपको विस्तार से समझाई। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर हो गई होगी इस मामले में। अगर कोई कंफ्यूजन था या कोई हेज या फॉग था माइंड में, तो वो दूर हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम लेंगे विदा, और डॉक्टर आराधना का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, वो हमारे साथ आए और इस चर्चा में भाग लिया। दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बहुत जल्दी हमारा इंतजार कीजिएगा नए एपिसोड में। शुक्रिया आपका।